नमस्कार। मानव नेत्र से संबंधित जितना भी साइंस में वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आपके लिए लाए हैं बारीकी से। इसको वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इसमें अवश्य यही पूछा जाता है। 21 नंबर, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तल लेंस, बी हो जाएगा अवतल लेंस और सी बेलनाकार लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं बता दूं जो बी हो जाएगा राइट आंसर, अवतल लेंस हो जाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखता है, जिसके कारण चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे दूर की वस्तु उसके आंखों में बड़े बड़े दिखाई पड़े। इस कारण से निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे, जो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस जो होते हैं, ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी कोई लेंस नहीं, सी अवतल और डी इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं जो मानव नेत्र के यानी मानव के आंख में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, रहता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, बी मोतियाबिंद, सी दीर्घ दृष्टि दोष और डी जरा दृष्टि दोष। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा मोतियाबिंद, क्योंकि ए में जो है वो निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु दिखता है, दूर की नहीं। और सी जो होगा दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखता है, नजदीक की नहीं। और जरा दृष्टि दोष जो डी नंबर है उसको मैं बता दूं जो जरा दूरदर्शिता उसी व्यक्ति को होता है जो वृद्ध हो जाते हैं, यानी बूढ़े हो जाते हैं, समय ज़्यादा हो जाता है, अर्थात यह वृद्धावस्था में होता है, जिसमें ना तो नज़दीक की वस्तु और न ही दूर की वस्तु दिखता है। सही उत्तर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि मोतियाबिंद में क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस और डी प्रिज्म। तो यहाँ पे मैं बता दूं जो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा प्रिज्म, क्योंकि सूर्य से प्राप्त होने वाले श्वेत प्रकाश में उपस्थित 7 रंग होते हैं और इस 7 रंग के पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, क्योंकि इस स्पेक्ट्रम को देखने के लिए जब प्रकाश के सामने एक प्रिज्म को रखते हैं तो 7 रंगों की पट्टी हमें दिखाई पड़ते हैं। यह 7 रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और लाल होता है। तो यह सिर्फ प्रिज्म की सहायता से ही हमें इसे प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग विखंडन कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे, जो स्पेक्ट्रम में किस रंग के कारण का विचलन या झुकाव कम होता है? ए लाल, बी ऑप्शन हो जाएगा हरा, सी पीला और डी बैंगनी हो जाएगा। मैं बता दूं जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी विचलन या झुकाव इसका कम होता है लाल का, लेकिन तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे, तो जो दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा गोलीय बेलनाकार लेंस, बी उत्तल लेंस और सी समतल लेंस और डी अवतल लेंस। यहाँ पे मैं बता दूं जो उत्तल लेंस यहाँ पे होगा, क्योंकि दीर्घ दृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो ऑप्शन हो जाएगा परावर्तन, बी अपवर्तन और सी वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं जो वर्ण विक्षेपण जो होता है वो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होता है? तो वर्ण विक्षेपण की परिघटना होती है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे, जो काफी वीवीआई है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी, हरा, लाल या कोई नहीं। मैं बता दूं जो सबसे अधिक जो होता है वो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है और सबसे कम बैंगनी के यहाँ सबसे कम पूछा गया है, तो सबसे कम जो है बैंगनी का प्रकाश जो है इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 29 को देखेंगे, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये जो है इसका
रंग नीला दिखता है, प्रतीत होता है, दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंख का जो व्यवहार होता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है, यानी आंखों में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, इसलिए उत्तल लेंस की तरह इसका भी व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 31 को देखेंगे। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन हो जाएगा 6, 4, 5 या 3। मैं बता दूं, जो एक साधारण प्रिज्म जो होते हैं वो 5 सतहों से घिरा हुआ होता है। एक साधारण प्रिज्म मुख्य देखो, एक साधारण प्रिज्म मुख्यतः 3 आयताकार सतह से घिरा हुआ होता है तथा इसमें 2 त्रिभुजाकार आधार होते हैं। तो यानी कुल मिला के एक साधारण प्रिज्म में 5 सतहों से वो घिरा हुआ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दूरदर्शिता एवं डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं, जो यहाँ पे दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो रेटिना का जब पीछे बनता है तो दूर दृष्टि दोष और रेटिना के आगे बनता है तो निकट दृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा कोलाइड, बी में पुंजी बी में पुंज और सी में प्रकाश, डी में इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कोलाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहता है किस माध्यम से छोटे छोटे कणों को निलंबन कहा जाता है, तो कोलाइड। चलिए 34 में देखेंगे। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है कितना? ऑप्शन ए हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। मैं बता दूं यहाँ पे ए हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रत्येक नेत्र जो है ना 2.3 सेंटीमीटर व्यास का गोलाकार पिंड होता है और उसका छोटा सा भाग ही बाहर क्या होता है? दिखाई पड़ते, ये वाला भाग जो है वो दिखाई देता है, बल्कि ये 2.3 सेंटीमीटर का व्यास का ये अंदर पूरा गोला है। और इस भाग का अग्रखंड यानी आगे वाला खंड जो होता है ना, इसका माध्यम भाग जिसे हम क्या कहते हैं? कुर्निया कहते हैं। ये पारदर्शक होता है, वो दिखता है आर पार। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। यहाँ पे विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा परितारिका, बी प्रकाश सुग्राही और सी हो जाएगा पुतली और डी इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं, ये प्रकाश सुग्राही जो होता है, ये प्रकाश सुग्राही के कारण से हमारा क्या है होता है? इसका विद्युत सिग्नल उत्पन्न होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 36 को देखेंगे। जो सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा मस्तिष्क में, बी पुतली में और सी रेटिना में और डी कोर्निया में। मैं बता दूं, ये मस्तिष्क में इसका जो होता है ये सिग्नलों का व्याख्या होता है, तभी जाके हमें कोई भी चीज का आभास होता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। जो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मैं पहले ही बता चुका हूं, जो उत्तल लेंस पाया जाता है। पुनः आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, VBA क्वेश्चन है। 38 को देखेंगे। जो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परितारिका, बी अभिनेत्र लेंस और सी नेत्रपटल और डी रेटिना। यहाँ पे मैं बता दूं, परितारिका होता है, परितारिका जिसका पुतली का साइज नियंत्रित करने वाला गहरा एक पेशीय क्या होता है? डायफ्राम होता है, जो कभी बड़ा कभी छोटा होता रहता है। चलिए प्रकाश के मुताबिक 39 को देखेंगे। जो आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन ए हो जाएगा दृक् पत्रिका की भांति, बी पुतली की भांति, सी परितारिका की भांति और डी परिवर्तित द्वारका की भांति। यहाँ मैं बता दूं, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परिवर्तित द्वारका की भांति। क्योंकि यहाँ पे देखिए तेज रोशनी में आपका पुतलियां जो होता है वो आपके आंखों में बहुत अधिक प्रकाश के प्रवेश को रोकने के लिए छोटी हो जाती है, और कम प्रकाश में आपकी पुतलियां अधिक प्रकाश को प्रवेश करने के लिए वो खुद क्या हो जाती है? फैल जाती है, अर्थात बड़ी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ, परिवर्तित क्या है? परिवर्ती द्वारका की भांति। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे
क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, सी रेटिना कहते हैं और डी परितारिका कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी ही हो जाएगा, परितारिका कहता है, क्योंकि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो ये हमारा जितना भी साइंस का बीबीए क्वेश्चन है यहाँ पे हम लाने का प्रयास किए, इसलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।